गुड इवनिंग चिल्ड्रन। आज हम सॉलिड स्टेट के लास्ट वीडियो लेक्चर को देखेंगे। छोटा सा टॉपिक है और बहुत सिंपल टॉपिक है। ऑलरेडी आपने पढ़ा हुआ है क्लास 11th में। पैरामैग्नेटिक मटेरियल, डायमैग्नेटिक मटेरियल और चैप्टर आपका कंप्लीट हो जाएगा। न्यूमेरिकल्स आपने कर ही लिए, वर्कशीट्स आप अच्छा रेस्पॉन्स कर रहे हैं। मैक्सिमम आपके आंसर्स करेक्ट है। मैक्सिमम क्या सभी के करेक्ट मिले मुझे इस बार वर्कशीट में आंसर जो मैंने शेयर करें अनसॉल्व क्वेश्चंस आपको। टेस्ट में अच्छे मार्क्स आ रहे हैं। यही स्पिरिट हमें आगे मेंटेन करके रखना है और होप ये है कि बहुत जल्दी ही कोचिंग्स फिजिकल फॉर्म में खुल जाएंगी, क्योंकि कोटा में भी चांस अगले 10 दिन में ग्रीन जोन में आ जाने वाला है और आई होप के जुलाई के मिड में कोचिंग्स विल बी ओपन। सही है, तो देखते हैं आज का टॉपिक। लास्ट टॉपिक है आपका सॉलिड स्टेट का मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड। सही है, सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं डायामैग्नेटिज्म और पैरामैग्नेटिज्म की। आप इन चीजों को मत देखिए, अभी ये क्या लिखा हुआ है मैंने उस पर मत जाइए, वो तो बताऊंगा। आप देखिए इसको। द फर्स्ट टॉपिक इज डायामैग्नेटिज्म एंड सेकंड वन इज पैरामैग्नेटिज्म। अब क्वेश्चन आता है हमें कैसे पता लगे कि कोई मटेरियल डायामैग्नेटिक है या पैरामैग्नेटिक है। तो बहुत सिंपल कॉन्सेप्ट है। अगर किसी मेटल के कैटायन में या किसी एटम के आउटर मोस्ट शेल में अनपेयर इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट नहीं हो, मतलब इफ एन एलिमेंट और आयन में स्पेशली हमें कैटायन की बात करनी है, क्योंकि सॉलिड्स में हम क्या करने पढ़ रहे हैं यहाँ सारे मेटलिक सॉलिड्स। तो अगर किसी एटम या कैटायन के पास आउटर मोस्ट शेल में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स नहीं है तो हम बोलते हैं उन मटेरियल्स को डायामैग्नेटिक मटेरियल। एंड इस फिनोमिना को बोलते हैं डायामैग्नेटिज्म। मतलब ये है दीज मटेरियल डू नॉट इंटरेक्ट एट ऑल विद मैग्नेटिक फील्ड। मतलब ये है जैसे आपने किसी डायामैग्नेटिक मटेरियल को मैग्नेटिक फील्ड में रखा तो वो उस मैग्नेटिक फील्ड के साथ अपना कोई भी इंटरेक्शन शो नहीं करेगा। क्लियर। अब आ जाइए पैरामैग्नेटिज्म के ऊपर। बिल्कुल इसका अपोजिट है। इफ अ मटेरियल कैरी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स इन आउटर मोस्ट शेल या सब शेल या ऑर्बिटल, इन दैट केस द मटेरियल इज कॉल्ड पैरामैग्नेटिक मटेरियल। व्हेन वी कीप सच मटेरियल इन अ मैग्नेटिक फील्ड दे स्टार्ट इंटरेक्शन। अब मैं रिपल्शन और अट्रैक्शन की बात नहीं कर रहा हूं। इंटरेक्शन में दोनों चीजें आती हैं। सही है। दे स्टार्ट इंटरेक्शन विद मैग्नेटिक फील्ड। ड्यू टू दिस दे आर कॉल्ड पैरामैग्नेटिक मटेरियल। अब ये बहुत सिंपल चीज है, तो पूछना नहीं उसे बोर्ड एग्जामिनेशन में, क्योंकि ऑलरेडी आप करके आ रहे हो 9th और 11th में। आपसे पूछेगा क्या? देखिए, आपसे पूछेगा एग्जाम्पल। तो आप एग्जाम्पल देखिए। NaCl, Na+1 दिख गया। Na+1 में क्या स्पेशल है? आपका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन नियॉन के जैसा है। 11-1 10 होगा। और नियॉन क्या है? इनर्ट गैस, मतलब सारे इलेक्ट्रॉन्स क्या है? पेयर फॉर्म में है, नो अनपेयर इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट। सिमिलरली देखिए टाइटेनियम डाइऑक्साइड, टाइटेनियम +4 है। अब टाइटेनियम +4 है तो टाइटेनियम का एटॉमिक नंबर आपको पता है 22 होता है। तो 22 - 4 = 18 और 18 किसका होता है? आर्गन का। तो आप क्या बोलोगे? ये भी डायमैग्नेटिक है। मतलब ये दोनों मैग्नेटिक फील्ड के साथ इंटरेक्शन शो नहीं करते। ये शायद MCQ में क्वेश्चन आया हुआ है, मुझे ये पता नहीं है। ऑल इंडिया CBSE में है, दिल्ली CBSE में है, ये क्वेश्चन आया हुआ है टाइटेनियम डाइऑक्साइड से। बाकी इसका आज तक नहीं है। पैरामैग्नेटिज्म देखिए आप, स्पेशल क्या है? दे कैरी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, फर्स्ट पॉइंट। और पॉइंट नंबर 2, दे आर ऑल्सो कॉल्ड टेम्परेरी मैग्नेट। ये ध्यान रखना है आपको कि हम पैरामैग्नेटिक मटेरियल्स को टेम्परेरी मैग्नेटिक बोलते हैं। कैसे बोलते हैं? देखिए, जब हम पैरामैग्नेटिक मटेरियल को मैग्नेटिक फील्ड के साथ रखते हैं तो दे बिहेव्स लाइक अ मैग्नेट। बट जैसे हम उसके अराउंड ऑफ से मैग्नेटिक फील्ड को हटाते हैं दे अगेन बिकम नॉन मैग्नेट।
तो कॉन्सेप्ट ये है कि जब आप मैग्नेटिक फील्ड के साथ रखोगे दे बिहेव्स लाइक अ मैग्नेट, पर जब आप मैग्नेटिक फील्ड हटा लोगे दे बिहेव्स लाइक अ नॉन मैग्नेटिक मटेरियल। एग्जाम्पल FeCl3 फेरिक क्लोराइड, Fe का वैलेंसी +3 है और आपको पता है आयरन का एटॉमिक नंबर 26 है। अगर आप 26 का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बनाओगे तो क्या आएगा 3d6 4s2। 26 + 3 लिखा हुआ है मतलब 26 - 3 23। 3 इलेक्ट्रॉन्स निकालना है तो ये 2 तो यहां से निकाले आपने और 1 यहां से निकालो तो गलत हो गए 3d5 4s0। मतलब d के पास क्या है 5 इलेक्ट्रॉन्स अनपेयर्ड फॉर्म में प्रेजेंट है, तो ये क्या है आपका पैरामैग्नेटिक मटेरियल है। एंड दिस फिनोमेना इज आल्सो कॉल्ड पैरामैग्नेटिज्म। अगर किसी को इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में या इसको समझने में डाउट है तो मैं क्लास 11th में भी पढ़ाने वाला हूँ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। वो वीडियो मैं आपको ग्रुप में डायरेक्टली शेयर कर दूंगा, आप देख लें। अगर कोई डाउट हो आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बनाने में या किसी चीज़ में तो आप कर सकते हैं। फिर भी दिक्कत हो आप पर्सनली मुझे मैसेज करिए, मैं पर्सनली आप मुझे कॉल करके अपनी क्वेरी भी सॉल्व कर सकते हैं। सही बेटा, तो ये 2 चीज़ें हैं डायमैग्नेटिज्म और पैरामैग्नेटिज्म। क्या इंपॉर्टेंट है डिफरेंस पूछ सकता है, एग्जाम्पल पूछ सकता है, डेफिनेशन मुझे लगता पूछेगा। बढ़ते हैं बेटा आगे। ये देखिए अगली कैटेगरी फेरोमैग्नेटिज्म एंड एंटी फेरोमैग्नेटिज्म। अब देखिए केवल टॉपिक पर ध्यान दीजिए, 2 टॉपिक की बात कर रहे हैं हम, एक फेरोमैग्नेटिज्म और एक है आपका एंटी फेरोमैग्नेटिज्म। फेरोमैग्नेटिज्म ये बोलता है कि इफ मैग्नेटिक मोमेंट्स ऑफ मटेरियल आर अलाइंड इन सेम डायरेक्शन, अगर किसी मटेरियल के मैग्नेटिक मोमेंट सेम डायरेक्शन में अलाइन हो देन द मटेरियल इज कॉल्ड फेरोमैग्नेटिक मटेरियल एंड द फिनोमिना इज कॉल्ड फेरोमैग्नेटिज्म। एक और चीज स्पेशल है, दे आर ऑल्सो कॉल्ड परमानेंट मैग्नेट। इन्हें हम परमानेंट मैग्नेट भी बोलते हैं। अब क्यों बोलते हैं देखिए, अगर आप फेरोमैग्नेटिक मटेरियल को मैग्नेटिक फील्ड में रखोगे तो मैग्नेटिक फील्ड में रखने के बाद उस मटेरियल के सारे मैग्नेटिक मोमेंट, मतलब जो मैग्नेटिक फील्ड को जो लाइंस दिखाती हैं वो सारे मैग्नेटिक मोमेंट सेम डायरेक्शन में जाकर अलाइन हो जाएंगे। एंड उसके बाद अगर आप मैग्नेटिक फील्ड से उस मटेरियल को हटाओगे उसके बाद भी दे विल रिमेन इन सच अ कंडीशन, मतलब ये एक दूसरे को कैंसिल नहीं करेंगे, मतलब ये अपना मैग्नेटिज्म लूज नहीं करेंगे, इसलिए हम इनको बोलते हैं परमानेंट मैग्नेट। एक बार और सुन लीजिए, फेरोमैग्नेटिक मटेरियल को आपने कहाँ रखा मैग्नेटिक फील्ड में, सारे मैग्नेटिक मोमेंट क्या हुए सेम डायरेक्शंस में अलाइन हो गए। अलाइन होने के बाद आपने क्या करा मैग्नेटिक फील्ड को हटा दिया, हटाने के बाद भी दे रिटेन देयर मैग्नेटिक बिहेवियर, इसलिए दे आर ऑल्सो कॉल्ड परमानेंट मैग्नेट। अब क्वेश्चन आता है बोर्ड में, ऐसा क्या करें कि ये अपना मैग्नेटिक बिहेवियर लूज कर दे, तो आंसर है बाय हीटिंग। हीट करने पर मैग्नेट्स लूज देयर मैग्नेटिक बिहेवियर। ये ध्यान रखना इंपॉर्टेंट है। ये मैग्नेट अपना मैग्नेटिक बिहेवियर कैसे लूज कर सकता है, बाय हीटिंग एंड बीटिंग। वो बीट वाला पिटाई वाला बीटिंग नहीं, हैमरिंग। अगर आप किसी मैग्नेट को हैमर करते हो या उसको हीट करते हो तो ऐसा करने से उसके मैग्नेटिक मोमेंट का जो अलाइनमेंट है इट बैडली डिस्टर्ब एंड दे लूज देयर मैग्नेटिक बिहेवियर। तो यहां ध्यान रखना, हीट करने पर दे लूज देयर मैग्नेटिक बिहेवियर। एग्जाम्पल क्रोमियम ऑक्साइड, आयरन, कोबाल्ट एंड निकल। कोई एक एग्जाम्पल याद रख लेना, एग्जाम्पल पूछेंगे आपसे, सही है। तो ये सारे प्रैक्टिकल एग्जाम्पल्स हैं। दूसरी बात करते हैं एंटी फेरोमैग्नेटिज्म की, बिल्कुल उल्टा डेफिनेशन में। अ मटेरियल इन विच मैग्नेटिक मोमेंट्स आर अलाइंड इन अपोजिट डायरेक्शन। अब देखिए ये अपोजिट है तो ये इसको कैंसिल कर देगा,
ये इसको कैंसिल करेगा, ये इसको कैंसिल करेगा और ये इसको कैंसिल करेगा। तो ओवरऑल जो मैग्नेटिक मोमेंट आएगा उसका वैल्यू क्या आएगा? 0। 2019 का क्वेश्चन पेपर था, मुझे याद है, अच्छी तरह से याद है। और 2019 के क्वेश्चन पेपर में क्वेश्चन पूछा था एंटी फेरोमैग्नेटिज्म, फेरोमैग्नेटिज्म और डायमैग्नेटिक मटेरियल, इन तीनों में से सबसे बेस्ट मैग्नेट कौन है? क्वेश्चन सुन लो मेरा, हमने पढ़ा था ना अभी, डायमैग्नेटिज्म, एक था एंटी फेरो और एक था फेरो। इन तीनों में से सबसे बेस्ट मैग्नेट कौन है? सबसे बेस्ट मैग्नेट कौन है? फेरोमैग्नेटिज्म। और सबसे खराब मैग्नेटिक मटेरियल कौन है? डायमैग्नेटिज्म। अब आप बोलोगे सर यहां भी तो कैंसिल कर रहे हैं एक दूसरे को, जरूरी थोड़ी है कि वो टोटल 10 या इवन नंबर में हो मैग्नेटिक फील्ड्स के लाइंस। अगर मैं बोलता हूं दे आर इन 11 नंबर, तो ये तो अपना शो करेगा कुछ ना कुछ। समझ में आया पॉइंट मेरा? डायमैग्नेटिज्म में तो क्या है, टोटल नेट मैग्नेटिक मोमेंट इज 0, बट प्रैक्टिकली अगर हम देखें सो दे आर कैंसिलिंग आउट, बट व्हेन दे आर हैविंग इवन नंबर ऑफ मैग्नेटिक मोमेंट और लाइंस, अगर एक भी ज्यादा हुआ तो उसका कुछ ना कुछ चाहे नेग्लिजिबल ही हो मैग्नेटिक मोमेंट शो वो करेगा। तो सबसे बेस्ट कौन है? फेरो, उससे खराब एंटी फेरो, सबसे खराब डायमैग्नेटिक। सही बोला? तो एग्जाम्पल मैग्नीज ऑक्साइड है एंड नेट मैग्नेटिक मोमेंट आप चाहो तो लिख सकते हो एप्रॉक्स इक्वल टू 0। सही है? बढ़ते हैं आगे। देखिए चैप्टर का लास्ट टॉपिक है आपका फेरी मैग्नेटिज्म। टॉपिक सुनिए पहले, कुछ नहीं देखना है बोर्ड पे क्या लिखा हुआ है, क्या डायग्राम बना हुआ है, सुन लीजिए। आपने पढ़ा फेरोमैग्नेटिज्म, ऑल मैग्नेटिक लाइंस आर इन सेम डायरेक्शन। आपने पढ़ा एंटी फेरोमैग्नेटिज्म, अपोजिट इन डायरेक्शन। और अब पढ़ोगे आप फेरी मैग्नेटिज्म। फेरी में क्या बोल रहा है? दो तरीके से डेफिनेशन बोल सकते हैं। इफ द मैग्नेटिक मोमेंट in a material are arranged in parallel and anti-parallel direction, मतलब पैरेलल और एंटी पैरेलल डायरेक्शन दोनों में रेंज हो। मतलब क्या है, ये जो कॉन्सेप्ट है फेरोमैग्नेटिज्म का, दिस कॉन्सेप्ट कैरी कंडीशंस ऑफ फेरोमैग्नेटिज्म एंड कंडीशंस ऑफ एंटी फेरोमैग्नेटिज्म बोथ, दोनों का कॉम्बिनेशन है ये। सही है? अब जैसे आपसे पूछ लेता है कि आपके पास फेरो है, एंटी फेरो है और फेरी है, इन तीनों में सबसे खराब मैग्नेट कौन है? तो सबसे खराब कौन है? एंटी फेरो। उससे अच्छा फेरी, सबसे बेस्ट फेरो। अब कैसे देखिए, आप देखिए मैग्नेटिक मोमेंट, यहां ध्यान दीजिए बस, ये पैरेलल डायरेक्शन, दोनों पैरेलल है, और ये एंटी पैरेलल, ये दोनों क्या है? एंटी पैरेलल। तो आपको 3 लाइन देखनी है एक साथ, पैरेलल, एंटी पैरेलल, एंटी पैरेलल, पैरेलल, एंटी पैरेलल और ये एंटी पैरेलल, और इसको देखोगे ये पैरेलल। तो मतलब क्या है, अगर आपके मैग्नेटिक मोमेंट्स पैरेलल और एंटी पैरेलल डायरेक्शंस में अरेंज होगा तो होगा क्या, ये इसको कैंसिल कर देगा, ये इसको ये इसको कैंसिल कर देगा, ये इसको कैंसिल कर देगा। सही है? अब देखिए कुछ बचा हुआ है हल्का सा, आप बोलोगे सर ये कैंसिल हो गया, बट कुछ ना कुछ तो है। तो मीन्स इनका मैग्नेटिक मोमेंट कैन नॉट बी इक्वल टू 0। सही है? एग्जाम्पल है, एक एग्जाम्पल ध्यान रखिए, Fe3O4 फेरी फेरो ऑक्साइड, इसका नाम है फेरी फेरो ऑक्साइड। ये जिसने 11th क्लास में उससे पढ़ा है रेडॉक्स रिएक्शन, उसे बहुत ढंग से याद होगा। Fe3O4 क्यों इंपॉर्टेंट है? बिकॉज इन Fe3O4 आपके 2 कैटेगरी ऑफ आयरन प्रेजेंट है, +2 और एक प्रेजेंट है यहाँ +3। सही है? तो ये है आपका फेरी फेरो ऑक्साइड। बाकी ये एग्जाम्पल लंबे रट्टा लगाना पड़ेगा, बेटर है आप ये ध्यान दें। एक और चीज, एक कॉन्सेप्ट और है लास्ट में चैप्टर के, क्यूरी टेम्परेचर। क्यूरी टेम्परेचर क्या है? अगर हम फेरोमैग्नेटिक मटेरियल को
या एंटी फेरोमैग्नेटिक मटेरियल को हीट करें एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पर, तो क्या होगा, डेड मटेरियल कैन बी कन्वर्टेड इनटू पैरामैग्नेटिक मटेरियल। द टेम्परेचर इज कॉल्ड क्यूरी टेम्परेचर। आज तक नहीं आया टॉपिक, आज तक पूछा ही नहीं है कभी एग्जाम में, लेकिन कर लीजिए एनसीईआरटी में दिया हुआ एक लाइन में। सो द टेम्परेचर एट विच फेरो एंड एंटी फेरोमैग्नेटिक मटेरियल कन्वर्ट इनटू पैरामैग्नेटिक मटेरियल, द टेम्परेचर इज कॉल्ड क्यूरी टेम्परेचर। देखिए Fe3O4 को आप हीट करोगे 850 केल्विन पर, ये कन्वर्ट हो जाएगा आपके पैरामैग्नेटिक मटेरियल में। क्लियर? तो ये है आपका चैप्टर सॉलिड स्टेट। लास्ट में मैं आपको कुछ और बता रहा हूँ, दो चीजें एक्स्ट्रा जो आपके येलो बॉक्स में दी है एनसीईआरटी में, हालांकि आएगा नहीं एग्जाम में, केवल आपको जेई मेंस और एडवांस के पॉइंट ऑफ व्यू से दो चीजें बता रहा हूँ। बढ़ते हैं आगे देखते हैं। देखिए हमने एक टॉपिक पढ़ा था वॉइड, और वॉइड ऑक्टाहेड्रल एंड टेट्राहेड्रल, ये दो चीजें आपके सिलेबस में है। कभी कभी जेई मेंस वगैरह में डायग्राम बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं, मतलब वैसे ही आते हैं नॉर्मली, डायग्राम्स के साथ ही क्वेश्चंस आएंगे। तो एक चीज मैं बता रहा हूँ, व्हाट इज द लोकेशन ऑफ ऑक्टाहेड्रल एंड टेट्राहेड्रल वॉइड इन यूनिट सेल। तो देखिए सबसे पहले हम बात करते हैं टेट्राहेड्रल वॉइड्स की। सपोज आपके पास फेस सेंटर्ड क्यूबिक सेल है, और आपने फेस सेंटर्ड क्यूबिक सेल को 8 स्मॉल स्मॉल क्यूब्स में डिवाइड कर, मैंने हाइपोथेटिकल डायग्राम बनाया है, 3D नहीं बनाया, मतलब आपने क्या करा, एफसीसी सेल को 8 छोटे छोटे क्यूब्स में डिवाइड कर लिया। ठीक है? तो जो छोटा क्यूब होगा उस छोटे क्यूब, ईच क्यूब के सेंटर पर आपका, देखिए तो सपोज आपका एफसीसी सेल है, तो आपके ईच क्यूब के सेंटर पर एक होता है टेट्राहेड्रल वॉइड। तो टोटल 8 क्यूब्स में कितने टेट्राहेड्रल वॉइड्स हुए? टोटल 8 टेट्राहेड्रल वॉइड्स। इसीलिए हम एफसीसी में हम क्या लिखते हैं, टोटल 8 टेट्राहेड्रल वॉइड्स, और इसी से फॉर्मूला बना है 2 into रैंक। याद कर लीजिए आप, टेट्राहेड्रल वॉइड का फॉर्मूला है 2 into रैंक। एफसीसी का रैंक क्या होता है? 4। तो टोटल टेट्राहेड्रल वॉइड 8। अगर ऐसे समझ में नहीं आता है तो दूसरे जगह समझ लीजिए। आपके पास एफसीसी सेल है, अगर हम बॉडी डायगोनल्स को देखें, सो वी आर हैविंग 4 बॉडी डायगोनल्स, 1 2 3 and 4। ईच बॉडी डायगोनल पर 2 टेट्राहेड्रल वॉइड्स प्रेजेंट होते हैं। तो टोटल बॉडी डायगोनल्स कितने हुए? 4। तो टोटल टेट्राहेड्रल वॉइड्स कितने होंगे? 4 into 2 = 8। तो दोनों में से कोई सा मेथड आप इंप्लीमेंट कर सकते हो अकॉर्डिंग टू द नीड ऑफ क्वेश्चन। सही है? अब बात करते हैं ऑक्टाहेड्रल वॉइड की। अगेन सपोज आपके पास एफसीसी सेल है, ऑक्टाहेड्रल वॉइड की लोकेशन क्या होती है? 1 octahedral void present at the center of cell, and at the edge center 12 octahedral voids present। ये एज का सेंटर, सही। तो टोटल ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स कितने होंगे? सेंटर का कंट्रीब्यूशन 1 है 100%, और एज का कंट्रीब्यूशन 1/4। 12 एजेस है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। तो क्या हो जाएगा? 1 + 3 = 4। सही है? तो ऐसे हम लोकेशन पता लगाते हैं ऑक्टाहेड्रल एंड टेट्राहेड्रल वॉइड का। सही बेटा? तो ये आपका चैप्टर था सॉलिड स्टेट। मैक्सिमम क्वेश्चंस मैंने आपको क्लास में ही डिस्कस करे हैं। वर्कशीट्स आप करते ही हैं, हम आपके मार्क्स बोलते हैं कि यू आर डूइंग वेल, मार्क्स वगैरह आपके अच्छे आ रहे हैं ना। तो नेक्स्ट टाइम हम स्टार्ट करेंगे चैप्टर इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री करने से पहले मैं एक चीज आपको बताता हूँ क्लियर कट, सुन लीजिए। रोज के वीडियो लेक्चर अगर रोज नहीं देखोगे तो पीछे रह जाओगे। और मैं बार बार एक ही बात बोलता हूँ, न्यूमेरिकल आप 10 दिन बाद करोगे क्लियर हो जाएगा। थ्योरी अगर लिंक टूटा आपका तो वो लिंक टूट ही जाएगा। फिर आप सितंबर अक्टूबर में आके आप फिर क्रैश कोर्स वाला काम करिए, आप बोले सर मेरा ये छूट गया, मेरा वो छूट गया। और रियलिटी यही है,
एक या 2 दिन में पूरा चैप्टर पढ़ना और 15 लेक्चर्स में एक चैप्टर करना, दोनों में जमीन आसमान का अंतर है। सही है बेटा? तो वीडियो लेक्चर ढंग से देखिए और अगले टर्न में स्टार्ट करेंगे चैप्टर इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। मेजर चैप्टर है, बड़ा चैप्टर है, अच्छा लगेगा आपको। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।